नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी के अंतर्गत चैप्टर 2 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि वर्णमाला से रिलेटेड है। दोस्तों, हम केवल यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और अगले सीरीज में हम इस चैप्टर 2 के टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप देख पा रहे हैं इस जो सीरीज है किन परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए तो हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। मित्रों, जो हमारी यहाँ पर सीरीज है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं कि लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट होता है। चलिए दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या की बात करें तो इनके अनुसार संख्या लगभग 20 बताई गई है। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ आपसे अगला पॉइंट कह रहा है मित्रों कि यदि संज्ञा की द्विरुक्ति हो, क्या हो मित्रों? द्विरुक्ति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह, इस प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्विरुक्ति मतलब एक ही शब्द दो बार है, जैसे राम राम, और आप इसमें बीच में देख रहे होंगे कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, जिस प्रकार बार बार बीच में योजक चिन्ह लगा है। चलिए तो अगला पॉइंट जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि हंस पद, जो आप इस देख पा रहे हैं हंस पद का चिन्ह है, इनको त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह आदि के नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है इसका अन्य नाम, तो हंस पद का अन्य नाम है कि त्रुटि विराम, क्या दोस्तों? त्रुटि विराम और त्रुटि बोधक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो विराम शब्द का अर्थ आपसे कह रहा है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ठहराव या फिर रुकना। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चले तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि योजक चिन्ह, जो आप देख पा रहे होंगे योजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? कि अगर योजक चिन्ह की बात करें तो इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है दोस्तों, पूर्ण विराम का क्या अर्थ है? तो पूरी तरह रुकना या फिर ठहरना इसका अर्थ होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत में योजक चिन्ह जिस प्रकार दिया गया है का प्रयोग नहीं होता। मित्रों, संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि दो समानार्थक अगर बार बार इस तरह का कोई वर्ड हो, तो उस पर शब्द हो, तो उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, पुस्तक, समाचार पत्र, लेख शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए एकहरे उदाहरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एकहरे फ्रेंड्स, क्या? एकहरे उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, कह रहा है कि संधि, क्या मित्रों? संधि, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप एकहरे और दोहरे को देख चुके हैं। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा है दोस्तों कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के
तीन प्रकार होते हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पे, तो आपको बताना है पहला ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुप्त है। यह मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। आगे बात करें तो अगला है मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर। क्या है मित्रों? मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं, याद रखना मित्रों। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है संयुक्त स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, विजातीय स्वर या फिर इसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अगर संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करें तो इसे विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाषा यानी कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है। दोस्तों क्या होती है? वर्ण या फिर ध्वनि है। यानी कि भाषा या शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अगर पूछा जाए कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है तो स्वतंत्र रूप से होता है। चले अगला पॉइंट, स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है फ्रेंड्स? 11। चले नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। चले अगला है कि छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, जो कि कई दो शब्द से, दो अक्षरों से मिलके बनते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? दो अक्षरों से मिलके बनते हैं, इन्हें संयुक्त कहते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए अर्धस्वर निम्न में से कौन है, तो या वा में से जो भी होगा ऑप्शन सही होगा। हिंदी शब्दकोश में अंग, अंग, आह वर्ण से पहले आता है। अंग की बात करें, ये अगर फ्रेंड से पूछा जाए आपसे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंग आह वर्ण से पहले आता है या बाद में आता है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो अंग हमेशा आह वर्ण के से पहले आता है। जो है हिंदी शब्दकोश में अंग आ के पहले आता है। किसके पहले? अंग आ के पहले आता है। चलिए आगे बात करें ओम। क्या है मित्रों? ओम प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। अगर ओम की बात करें किस का उदाहरण है, तो ये प्लुप्त का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है ई तथा री, ये स्त्रीलिंग होते हैं। फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में दिया जाए कि निम्न में से स्त्रीलिंग वर्ण कौन से हैं, तो आप देखेंगे ई या बड़ी या री हो तो ये स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अगले पॉइंट पे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, शेष सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि स, ख, स, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। चले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर अंगा, इया, अड़ा, न, मा ये नासिक वर्ण हैं। क्या है? नासिक वर्ण है, अतः इनका उच्चारण नासिक से किया जाता है। इसका उच्चारण स्थान नासिक भी है और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। याद रखना मित्रों कि अंगा, याड़ा, न, मा जो है नासिक वर्ण हैं और इनका उच्चारण स्थान की बात करें तो नासिक क्या होता है और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, हा की बात कर रहा है। हा क्या है? काकल्य वर्ण है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, अनुस्वार जो कि अंग है एवं विसर्ग जो कि आह है, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण। चले आपसे अगला पॉइंट है यहाँ पर कि वर्णों के समूह को, किसको? वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्णों के उस समूह को कह रहा है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में छ वर्ण का स प्लस के योग से मिलकर बनता है। मतलब जो छा बना हुआ है मित्रों, यह का आधा और पूरा खटकोड़ वाला शा से मिलकर यह वर्ण छा बनता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट कह रहा है आ, उ, ई
ये मूल स्वर हैं। क्या हैं? मूल स्वर हैं। चले अगले बात करते हैं पॉइंट की। तो जिह्वा, जिसको हम जीभ भी कहते हैं, इसके आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों के प्रकार कितने होते हैं मित्रों? प्रकार पूछ रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे, जो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ ए और अ कंठ तालव्य हैं, जो कंठ प्लस तालु से वर्ण हैं, मतलब ये बोले जाते हैं, जो कि ए आई कंठ तालव्य हैं, कंठ प्लस तालु से मिलकर बनते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य कहलाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ओ और अ है, जो कि कंठ और ओष्ठ से कंठ और ओष्ठ वर्ण है। इनका अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। चले अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर वा दिया गया है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ या दंत्योष्ठ है, दोनों एक ही है फ्रेंड्स, चाहे इसे दंतोष्ठ कहें या दंत्योष्ठ है। चले अगला पॉइंट है या वा रा ला। क्या मित्रों? या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगले पॉइंट की बात, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं और एक नया व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक पॉइंट की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ, स्र यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। चले तो मित्रों अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ अगले पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि ज्ञ वर्ण जा और इया से मिलकर बनता है, वर्णों से बनता है, यानी कि ज्ञा की बात करें जा और इया से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रा। क्या है? रा वर्ष, लुंठित, सघोष एवं अल्प प्राण व्यंजन है। अगर वा की बात करें फ्रेंड, रा की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ष भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण के अंतर्गत यह व्यंजन आता है। इस प्रकार ये हो जाएगा। चले अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो यहाँ पर कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे एक ही यहाँ पर ध्वनि आ रही है और यहाँ पर दा और दा के बाद दी है, दी के बाद डबल का के साथ एक ध्वनि और आ जा रही है, दिक्कत, यानी कि डबल द्वित्व हो जा रहा है। इस प्रकार इसको हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है इनमें में से युग्मक ध्वनियाँ क्या है, तो आपको बताना होगा, जो कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें तो हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का वर्ण के बाद आता है। दोस्तों शब्दकोश के अनुसार पूछा जाता है छा वर्ण का वर्ण के बाद आता है। इस प्रकार घुमा के पूछा है कि छा वर्ण किसके बाद आता है, तो का वर्ण के बाद आता है। चले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर इसी पॉइंट के अंतर्गत कह रहा है कि क्योंकि छा एक संयुक्त वर्ण है जो कि का आधा और पूरे सा से खटकोले सा से मिलकर यह बनता है। इसी प्रकार ता के बाद आता है, यानी कि त्रा जो है त्रा वर्ण ता के बाद आता है और ज्ञा वर्ण जा के बाद आता है, और श्रवण की बात करें श्रवण शा के बाद आता है। इस प्रकार यह पूछा जाता है मित्रों। चले अगले पॉइंट की यहाँ पर संबल। क्या है? संबल संपृक्त ध्वनि है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संबल संपृक्त ध्वनि है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे पीछे पढ़ चुके हैं, यदि संबल के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2। प्लुत स्वर की बात करें, प्लुत स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी कि जिस प्रकार हम दीर्घ स्वर को पढ़ते हैं उससे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर को पढ़ने में। जैसे ओम आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जो अनुस्वार होता है अंगा या आड़ा नामा, यह पंचम वर्ण का भी काम करता है, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का यहाँ हमारा छोटा सा वीडियो था जो कि
जिसके अंतर्गत सिर्फ हमने वन लाइनर को कवर किया है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है कंप्लीट होता है मित्रों। इसकी जो टेस्ट सीरीज है जल्द से हम इसको लेके आएंगे, जिसमें अलग अलग सेपरेट पार्ट आएंगे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन करवाए जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।